आप एलुमनाई हाउस कभी आके विजिट कीजिए। देखिए प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी हमारे सबसे कहते हैं कि माथे का चांद है जो जी। और हम तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ा एलुमनाई अगर किसी यूनिवर्सिटी का है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का है। वहाँ इस सेनेट का पिछले दिनों काफी विवाद भी था, धरने प्रदर्शन भी, वो क्या पूरा मामला, किस बात की मांग थी वो मांग सर कुछ लोग यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से सेनेट रिफॉर्म्स का एक पूरा डिस्कोर्स चला रखा है। तो ये आपका जो कैंपेनिंग रहती है, ये कितने समय पहले कैंपेनिंग शुरू होती है, क्या कहाँ पे, जैसे ओल्ड स्टूडेंट आपने बता दिए, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे, इसके अलावा भी इसके वोटर होते हैं। 1000 करोड़ रुपए का बजट है जिसमें से 300 से 350 400 करोड़ रुपए जो हैं वो थ्रू हाई कोर्ट हमें यूजीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हमें प्रॉमिस्ड है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी जो तनख्वाह मिलती है, हाँ, वो हाई कोर्ट के डंडे से मिलती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट को लेकर। सितंबर में चुनाव होंगे और इसमें कुछ सदस्य तो चुने जाते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, तो बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है। हरियाणा से बहुत कम संख्या रहती है सेनेट में, क्योंकि यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है वो ज़्यादा अभी तक चुनाव में आगे नहीं आया है, और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भी हरियाणा को वो स्थान नहीं मिलता जो पंजाब के जो टीचर्स को मिलता है, या जो इसके लिए पात्र लोग होते हैं उनको मिलता है। तो आज स्टूडियो में हमारे खास मेहमान है डॉक्टर सुधीर मेहरा जी, जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं, रोहतक से हैं, और अब की बार सेनेट का चुनाव भी लड़ रहे हैं। मेहरा जी, स्टूडियो में स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और अभिनंदन जी। तो जैसे एक बार तो पहले हम बात करेंगे कि जैसे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और एकेडमिक काउंसिल होती है जी। तो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में सबसे ताकतवर बॉडी होती है ना, जो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। तो क्या सेम इसी के सिमिलर होती है पंजाब यूनिवर्सिटी की जिस सेनेट होती है जो? हाँ, देखिए फंक्शनली अगर आप देखेंगे ना तो फंक्शनली तो यूनिवर्सिटीज़ सभी यूनिवर्सिटीज़ उसी तरीके से चलती है। कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और एक पुरानी यूनिवर्सिटी होने के नाते सेनेट अलग है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की गवर्निंग बॉडीज से, क्योंकि इसमें आज़ादी से पहले यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर का रिप्रेजेंटेशन, जो उस वक्त इसका सेनेट का इसका पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने में जिन लोगों का जिम्मे जो भागीदारी थी, उन्होंने उस समय रिप्रेजेंटेशन को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ माना है। तो लगभग देखिए ओल्ड स्टूडेंट्स तक का इसमें जो इलेक्शन हम लड़ रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है, और रादर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गवर्निंग बॉडी में सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी ओल्ड स्टूडेंट्स का है, जो कि वहाँ से पढ़ के जाते हैं, जिनका लाइफ टाइम जो एक अटैचमेंट है यूनिवर्सिटी की गवर्निंग में, उसमें क्या होता था, क्या आगे होगा, तो एक भागीदारी ओल्ड स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। ये सेनेट में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से थोड़ा फ़र्क जो है वो स्ट्रक्चरली यहाँ पे आता है। बाकी काम करने के तरीके और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मुझे लगता है सभी यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन को लेके और सोसाइटी को लेके और देश को लेके और हमारी संस्कृति संस्कार हमारे इतिहास को लेके तो वो एक ही है। ओल्ड स्टूडेंट की हम बात करें, ओवरऑल जैसे पीयू के जो ओल्ड स्टूडेंट वोटर है जो सेनेट में जो अपना मतदान करेंगे, हाँ जी, उनकी संख्या कितनी है, और हरियाणा के हम स्टूडेंट की बात करें तो वो कितने हैं? हमारे हरियाणा का, क्योंकि 1975 में जो है एफिलिएशंस के जो हमारे जो रिलेशंस थे पंजाब यूनिवर्सिटी से वो टूटने के कारण, हमारे कॉलेजेस की एफिलिएशंस पंजाब यूनिवर्सिटी से ना होने के कारण, और 200 कॉलेजेस जो अभी एफिलेटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी जो पंजाब में हैं, तो बिल्कुल उसका फ़र्क पड़ता है, और वहाँ से ज़्यादा लोग पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। तो एक्टिव जो नंबर है हर साल पास होने वाले लोग, उनमें पंजाब में और हरियाणा में और बाकी प्रदेशों में वो 70 से 80% का फ़र्क है उसमें।
काफी हमारे difference हो यहाँ जाता है। मतलब लगाइए कि अगर मान लीजिए 70 बच्चा पंजाब का है तो 60 बच्चे अगर पंजाब के हैं तो 10% हरियाणा है, 15% अपना हिमाचल और अदर स्टेट्स तो इसका मतलब तो सेनेट में तो ज्यादातर जो कब्जा है, कब्जा ही कहेंगे हम तो, है। वो पंजाब का है। मतलब मैं कहूँगा कब्जा जो है वो, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट है, वो लोग इस बात को मानते हैं कि दबदबा पंजाब कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी कब्जा नहीं उनकी है। यूनिवर्सिटी है, जी। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी मान के उसके सेनेट के इलेक्शंस में भागीदारी में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, जो दिल्ली में और हिमाचल में और हरियाणा में नहीं दिखाया जाता। तो ऑब्वियसली जब जो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे उनकी भागीदारी और उनका जो नंबर, उनकी विजिबिलिटी, उनका कंट्रोल ज़्यादा होगा। तो अभी कितनी वोट है हरियाणा की जो इसमें पार्टिसिपेट अब करेंगे? की बार देखो 4 महीने में कुछ नए वोटर्स जो ऐड हुए हैं 2021 के चुनाव से लेके 2026 में, अभी जो नई हमारी सप्लीमेंट्री रजिस्टर जो पब्लिक किया है अभी हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस ने, अब की बार नए वोटर्स बने हैं, रजिस्टर हुए हैं अराउंड 70,000। तो 70,000 वोट में आप अंदाजा लगा लीजिए कि हरियाणा में अब की बार वोटिंग रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, पिछले इलेक्शनों से ज़्यादा परसेंटेज जी, जो है जी। पार्टिसिपेशन रहा है। हम्म। और होगा कोई अराउंड 8 से 10,000 वोट हरियाणा ने अब की बार बढ़वाए हैं, है अब की बार ऐसा देखने में आता है, क्योंकि तो कैंपेन में अब की बार और भी कुछ कैंडिडेट्स जो किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं हरियाणा से। तो हरियाणा से कितने ऐसे प्रोफेसर हैं या जो भी जो सेनेट के मेंबर बने हैं जब से पीयू बनी है? मेरी जानकारी में मैंने अपने कैंपेन के दौरान एज सच कोई पब्लिक डोमेन में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी प्रकार का इतिहास सेनेट का वेबसाइट पे नहीं लगाया गया जिससे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास को जान सकें। तो ये केवल मेरे कैंपेन के दौरान मुझे पुराने हमारे सीनियर लोगों से, पुराने वोटर्स से जानकारी मिली कि आज से पहले कोई जयवीर यादव जी जो सीनियर रहे होंगे किसी समय, वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हरियाणा माने जाते हैं कि वो उनके लिए हरियाणा वोट करता था। साउथ हरियाणा से हो सकते हैं, रेवाड़ी से या जिनके कहीं से। जिनके हाँ उनका हो सकता है पैतृक जो है गांव उधर हो, लेकिन मैंने पूरे हरियाणा में, अंबाला में भी, यमुनानगर में भी, झांसी में, हिसार में, रोहतक में भी, दादरी में, जहां भी मैं बुजुर्गों से मिला जो हमारे काफी सीनियर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनके मुंह से मैंने जयवीर यादव जी के अलावा नाम नहीं सुना कोई। तो मुझे कोई नहीं लगता है सुना। उसके अलावा कोई नाम नहीं सुना। तो जयवीर यादव जी ही फिर कुछ कन्फर्मेशंस के मुझे लगता है कि पुराने हम्म। हरियाणा में जो लोग गए हैं, तो उसके अलावा कोई मैं देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं कभी। तो हम ये कह सकते हैं कि 40-50 साल से सेनेट में हरियाणा से कोई बंदा नहीं 35 साल का तो मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ मेरे जितने पिछले 25 साल के स्टे में एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से किया है, तो मेरा एज अ स्टूडेंट, एज अ पीएचडी स्कॉलर, एज अ टीचर, तीनों रोल्स जो वहाँ पर संभावित थे, उन तीनों रोल्स में मेरा काफ़ी लंबा वहाँ पे स्टे रहा है। तो मेरी खुद की जानकारी में भी हरियाणा से कोई पिछले 2008 से तो मैं फॉलो कर रहा हूँ सेनेट के चुनावों को। 2008 में हमारे जगदीप लोहान जी जो अभी प्रेजेंट में सीबीआई कोर्ट एडीजे हैं, उन्होंने भी ये चुनाव लड़ा था जी। और उसके बाद से मैं सेनेट चुनाव देख रहा हूँ। तो हरियाणा से संबंध रखने वाले किसी अच्छा, भी जो साथी अपने को जज साहब है जगदीप लोहान, जो कि काफी चर्चित और बड़े जी नेम बिल्कुल, फेम वाले जज हैं, हमारे आदरणीय वो भी उन्होंने चुनाव लड़ा है? जी, उन्होंने 2008 में वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उस वक्त प्रैक्टाइजिंग लॉयर थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सम्मानित एलुमनाई हैं और हमारी प्रेरणा भी हैं, और उनसे जो हमारा जो सीखने का जो रहा एक एक संस्थान से बाहर की जो शिक्षा जो सीनियर्स के तौर पे वो हमें हमेशा मिलती रही। उन्हीं से शायद प्रेरणा मिली है कि वो काम जो आपने हिम्मत जुटाई। अधूरा जो लगता है हमारे बड़े भाइयों ने जो शुरुआत की, उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने की जो एक कोशिश है वो जारी है। तो ये आपका जो कैंपेनिंग रहती है, ये कितने समय पहले कैंपेनिंग शुरू होती है? क्या कहाँ पे, जैसे ओल्ड स्टूडेंट आपने बता दिए, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे, जी जी। इसके अलावा भी इसके वोटर होते हैं? वोटर तो सर इसमें ये तो होगी जो आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या प्रिंसिपल्स या कॉलेज टीचर्स या ओल्ड स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, और इसके अलावा नॉमिनेटेड हैं, 36 नॉमिनेटेड हैं, 6 एक्स ऑफिशियो हैं,
मैंने जैसे आपसे बात करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मेंबर हैं एक्स ऑफिशियो, सीएम पंजाब एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, और एमपी चंडीगढ़ एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं अपने। तो ये एक ना इससे इससे महसूस होता है कि अगर इतने बड़े पद के लोगों को किसी संस्थान की गवर्निंग बॉडी में रखा गया है, तो आप विचार कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक यूनिवर्सिटी की समाज में होती है। तो हरियाणा के सीएम भी कभी सेनेट के मेंबर होते थे? 1975 से पहले चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके समय तक पंजाब हरियाणा बनने के बाद भी हमारा 9 साल संबंध रहा पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद हमारे संबंध विच्छेद हुए और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ, और हमने अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो आज हालांकि कुछ ऐसी आवाज़ें और कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है और उस पर विचार भी किया जा रहा है। अब वो बड़ा एक ऐसा मुद्दा है कि पंजाब विश्वविद्यालय का जो नज़दीक का जो चंडीगढ़ का एरिया है, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला के कुछ जो लोग हैं, कुछ राजनीतिक, सामाजिक और छात्र नेता जो हैं, इस तरह की आवाज़ चलती रहती है कि क्या एफिलिएशंस दिए जाएंगे, तो उसका क्या संवैधानिक उसकी संभावना जो कि विधानसभाओं में और लोकसभाओं में निर्धारित होगी, जो जिम्मेवारी हमारे एमपी और एमएलएज ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेवारी है, लेकिन अभी तक ये आवाज़ सेनेट में नहीं आई है। वहाँ सेनेट का पिछले दिनों काफी विवाद भी था, धरने प्रदर्शन भी, वो क्या पूरा मामला, किस बात की मांग थी? वो मांग सर कुछ लोग यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से सेनेट रिफॉर्म्स का एक पूरा डिस्कोर्स चला रखा है। अब मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताता हूँ, कहते हैं ना कि रिफॉर्म एक ऐसा शब्द है जो बहुत मतलब एक पेचीदा शब्द है। रिफॉर्म के भीतर आपको महसूस होता है जैसे कुछ अच्छा बदलाव, कहते हैं ना, ये खुशबू तो बहुत अच्छी है, स्वाद कैसा रहेगा, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये रिफॉर्म की खुशबू तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका स्वाद जो है वो कई बार जब कड़वा हो जाता है तो इस तरह के एजिटेशन होते हैं। तो रिफॉर्म के नाम पे जब लोगों को, और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला छात्र जो है सर, वो पूरे देश से पहुंचता है। आज भी ऐसा नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी केवल एक क्षेत्रीय संस्थान है, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक और हमारे सदर्न एंड्स से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिंदी बेल्ट, हर जगह का बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, बहुत बड़े बड़े एलुमनाई जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, आप एलुमनाई हाउस कभी आके विजिट कीजिए, देखिए प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी हमारे सबसे कहते हैं कि माथे का चांद है जो जी। और हम तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ा एलुमनाई अगर किसी यूनिवर्सिटी का है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का है जी। तो मतलब आप लोगों का ये कहना है कि जो अब कुछ बदलाव चाहते हैं, जो सेनेट जो आपकी है उसको कमजोर करना चाहते हैं, ऐसा? बिल्कुल। ये रिफॉर्म्स की आड़ में सेनेट की ताकत जो थी, जो किसी एक व्यक्ति की सोच पे चलने को मजबूर नहीं थी, और वहाँ पर आज़ाद ऑटोनमस एक जो कहते हैं ना एक इकोसिस्टम, एजुकेशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए एक बहुत आज़ाद माहौल रहा वहाँ पे। तो उसको रोकने, उसको एक खास रंग में ऐसा महसूस हुआ, और उसकी एक प्रतिक्रिया थी कि रिफॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं हुए। और मैं एक बात कहूँगा कि वो कोई केवल आवाज़ एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं थी। अगर मीडिया में उसे दिखाया भी गया कि कोई एक स्टेट या एक कोई समूह या कोई खास प्रकार के लोग उस एजिटेशन को, मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ जी, और हमने विजिबली पार्टिसिपेट किया उस एजिटेशन में। रादर मैं कहूँगा बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड के 31 अक्टूबर 2025 को जब पिछली सेनेट का टेन्योर जिस दिन ख़त्म हुआ था, उस दिन हम सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही थे जो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता जो शुरू की और एक एजिटेशन शुरू किया था हमने
कि जल्दी से जल्दी सेनेट के जो चुनाव घोषित करवाए जाए। तो पहली जो आवाज़ थी वो टीचर्स ने उठाई थी वहाँ पे, और वो टीचर्स हरियाणा से भी थे, वो पंजाब से भी थे, वो उत्तर प्रदेश से भी थे, वो जम्मू कश्मीर से भी थे, वो हिमाचल प्रदेश से भी थे। जिन स्टूडेंट्स ने बाद में उस एजिटेशन को संभाला वो हरियाणा से भी थे, वो हिमाचल प्रदेश से भी थे, वो दिल्ली से भी थे, उत्तर प्रदेश से भी थे। लेकिन जो एक बड़ी जिम्मेदारी वो पंजाब के साथियों ने निभाई, और उसमें कोई शक नहीं किसी बात का। लेकिन वो एक कलेक्टिव एजिटेशन, कलेक्टिव एफर्ट था यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले हर व्यक्ति का। ये अच्छा, ये जो सेनेट के मेंबर है या सेनेट है जो आपकी बॉडी, वो वीसी से ताकतवर होती है कि वीसी ताकतवर होता है? वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जिम्मेदारी का पद है, और किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से भारी जिम्मेदारी का पद है। उनको 90 सेनेटर्स की आवाज सुनकर, तो आप देखिए कि एक बड़ा रथ है, 100 घोड़ों का रथ है जो उन्होंने खींचना है। तो अगर वो उसको जिम्मेवारी मान लें और सक्षम व्यक्ति हो तो वो बड़ा पद हो जाएगा जी। अगर वो सक्षम नहीं है और जिम्मेवारी ना माने तो वो छोटा हो जाएगा। तो ये एक कम्युनिकेशन है जो सेनेट जब समझती है, जब 100 लोगों की बुद्धि, कहते हैं 100 माथे साथ लगते हैं तो बड़ा विचार आएगा। 100 माथे अगर साथ लगेंगे और कोई गलत विचार पैदा करते हैं तो वहां पर जो चेयर है उसका ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस विचार की सही और गलत का फैसला, वो चेयर है तो उसका फैसला उन्होंने करना है। तो वो अपने पद को बड़ा और छोटा खुद कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी कार्य प्रणाली पर, उनकी सोच पर, उनकी सक्षमता पर। तो सेनेट के जो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। एक्ट में जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ये सेनेट जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, उनके बिहाफ पे काम करती है। जी। पिछले दिनों ऐसा भी था कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कोई योजना है, ऐसा कुछ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना और रिफॉर्म्स की योजना ये साथ साथ शुरू हुई थी 2008 में। 2008 में हम उस वक्त काउंसिल में थे, स्टूडेंट काउंसिल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी। तो उस वक्त टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स की मीटिंग्स हुई और उसमें फैसला लिया गया। कुछ प्रोग्रेसिव टीचर्स उस समय के ये मानते थे और स्टूडेंट्स को कन्विंस किया गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस को संभाला जा सकता है। तो उसमें एक कोलैबोरेटेड एफर्ट जो था स्कॉलर्स का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, कोई लगभग 150 दिन तक वो एजिटेशन, रोलिंग हंगर स्ट्राइक थी वो, तो रोज उसमें एक वो 150 दिन तक वो चला। उसके बारे में इतिहास यही है कि बोला जाता है कि एनओसी जो थी वो पंजाब से मिल गई थी कि बना दिया जाए, लेकिन अंतिम समय पे कुछ ऐसा हुआ कि वो फैसला नहीं लिया गया जी। लेकिन 2008 से 2026 तक जो स्थितियां जो बदली हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एडवांटेज था कि वहाँ पैसे की दिक्कत नहीं होती, उसके साथ साथ लोगों ने ये भी महसूस किया कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और हम क्योंकि यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी में बैठे रहते हैं। हमारे जो संपर्क हैं, हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, तो वो इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल होते हैं। हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हमारे साथी वहाँ पढ़ाते हैं कलीग से, तो हमें मालूम होता है कि काम करने के लिए जिस तरह की एक आज़ादी टीचर्स को एटलीस्ट चाहिए, ऑटोनॉमी, वो आज देश में अगर किसी विश्वविद्यालय में बची है तो वो केवल पंजाब यूनिवर्सिटी में बची है। और उसका कारण केवल और केवल सेनेट है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी सरकार जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट है। बाहर से सरकार डायरेक्टली किसी भी प्रकार से, कोई भी सरकार हो जाए, अगर वो किसी प्रकार का ऑनस्लॉट है, किसी प्रकार की एक मनमानी कि भाई हमें काम करने दिया जाए, हम अपनी पॉलिसीज अपने मन से वहाँ पे लागू करना चाहते हैं, तो सेनेट कहती है कि भाई सेनेट का जो मैंडेट है वो ये है कि आप पूछो, आप थोपो मत। आप पूछोगे, हम अपनी बात रखेंगे, हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके पर विचार होगा, वो हमें देखना है जो वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, कि यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए। हम आपको बताएंगे कि हमें ये चाहिए, आप हमें वो प्रोवाइड कीजिए। हम शिक्षा में, खेलों में, सांस्कृतिक
और दूसरे जो भी हमारे एवेन्यूज हैं उनमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन साइंसेज में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन में, लगभग आप मानिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से 12 साल से इमर्जिंग एरियाज के नाम पे बहुत सारे नए डिसिप्लिन्स की शुरुआत हुई। ये भी किसी भी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बड़ा फैसला था कि नए डिसिप्लिन्स को मौका दिया गया। इट वाज ओनली बिकॉज देयर वाज अ सेनेट। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज आप देखो, स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनमें फाइनेंशियली क्राइसिस है, टीचर्स की भर्तियां नहीं हो पा रही है, वैकेंसी आप देखते हो कितनी खाली पड़ी है, और स्वायत्तता के नाम पे तो जीरो है, कुछ नहीं है आज के टाइम पे। गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसी यूनिवर्सिटी चलती है। तो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आज के दिन में फाइनेंशियली क्राइसिस है, या भाई टीचर्स की भर्ती नहीं हो पाती, वर्कलोड ज्यादा है टीचर्स पे? स्थिति तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी वही है। मैंने आपको अभी जो जवाब दिया उससे ऐसा लगेगा कि क्योंकि वहां सेनेट है तो स्थिति वहां दूसरी होगी जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि फाइनेंशियल क्राइसिस पंजाब यूनिवर्सिटी में होने के कोई कारण नहीं है, पर वो दिखाई जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी का 1000 करोड़ रुपए का बजट है। 1000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें से 300 से 350 400 करोड़ रुपए जो हैं वो थ्रू हाई कोर्ट हमें यूजीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हमें प्रॉमिस्ड है। तो हमारी जो टीचर्स की सैलरी है वो थ्रू कोर्ट, नॉट थ्रू पॉलिसी, हाई कोर्ट से 2018 में हमने इंश्योर करवा रखी है। जब तक इसका स्टेटस असर्टन नहीं होता, तय नहीं होता कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंटर स्टेट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसके ऊपर चल रहा है ये बहुत सारा। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी जो तनख्वाह मिलती है हाँ, वो हाई कोर्ट के डंडे से मिलती बिल्कुल जी बिल्कुल, वो बिल्कुल हाई कोर्ट के डंडे से मिलती है। और इसीलिए हमारी सरकार, मैं आपको एक पुरानी बात याद करवाता हूँ। एक बार यहाँ पे हमारे बहुत पहले एक नाम नहीं लूंगा मैं, एक शिक्षा मंत्री थे, और ये 2014 के बाद की बात है। वो लवली यूनिवर्सिटी पहुंचे पंजाब में, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे पंजाब में, और वो चंडीगढ़ से गुजर रहे थे। तो किसी हमारे पत्रकार साथी ने उनसे पूछा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आते? बोले भाई पंजाब यूनिवर्सिटी हमसे मांगती है और लवली यूनिवर्सिटी हमें देती है, तो हम वहां जाएंगे जहां से हमें कुछ मिले। जो हमसे ही कुछ मांगेंगे वहां हम क्यों जाएंगे? ये तो खैर एक अप्रोच की बात है, जो पुरानी बात। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने पूछा ना, कि स्थिति जो फाइनेंशियल क्राइसिस, डेफिसिट ऑफ फैकल्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थिति सेनेट होने के बाद भी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी वही है। जिस यूनिवर्सिटी में 1400 के लगभग सैंक्शनड पोस्ट हैं हमारी, और आज के समय पे हमारी यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स की जो संख्या है वो 639, मतलब 50% में भी आप मान लीजिए कि हम 50 से नीचे जा चुके थे। पीछे एक साल में 40 नई भर्तियां हुई। अब इसके ऊपर एक और बड़ी बात है, यहाँ पर कारण अलग अलग यूनिवर्सिटी में कोई भी हो सकता है डेफिसिट का, क्योंकि मैं हरियाणा की भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं मेरी होती रहती हैं कि हरियाणा विधानसभा ने पीछे कुछ समय पहले एक एक्ट पास किया था जिसमें ग्रांट को लोन में तब्दील कर दिया गया था, रिफॉर्म्स के नाम मैं पे। उसी सवाल पे आने वाला था। चलो आपने तो ग्रांट को जिस दिन लोन पे तब्दील किया गया था, आप ये मान के चलो कि हरियाणा प्रदेश की हायर एजुकेशन का जो भविष्य है वो उस दिन कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था। हमारे किसी भी, एक होता है ना एकेडमिक, वो कहते हैं डॉक्टर साहब, हेल्थ और एजुकेशन, धंधा, ये दो चीज ऐसी होती है, ये प्रॉफिट का सौदा नहीं होता, प्रॉफिट के लिए नहीं होती। गवर्नमेंट को ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होती है। बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ पे भी कंप्रोमाइज कर रहे हो कि आप कमाओ और आप खाओ, और वापस भी लौटाओ, वापस भी दो। तो आज स्थिति सर ये है कि हिसार में जो हमारी यूनिवर्सिटी है और रोहतक में जो यूनिवर्सिटी है, आज ये यूनिवर्सिटी 4-4 हजार करोड़ के कर्जे में बैठी है। ये उस एक्ट के बाद का मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, अगर आपने इसमें नहीं, हमने तो उसको पूरा कवर भी किया है। हाँ, और यहाँ के जो टीचर एसोसिएशन है और जो नॉन टीचिंग एसोसिएशन, उन्होंने एजिटेशन भी किया, और मेरे पास काफी समय से हिसार यूनिवर्सिटी से हमारे कुछ साथियों के फोन भी आते हैं, यहाँ से भी मेरी बात होती है, और एक ज्वाइंट वो हमेशा मतलब बात भी करते हैं कि भाई क्या चंडीगढ़ में और यहाँ पे इसके ऊपर एक, क्योंकि विचार करना तो देखो हायर एजुकेशन में पढ़ाने वाले
वाले लोग विचार नहीं करेंगे। एक ब्यूरोक्रेटिक जो है ना, ब्यूरोक्रेटिक एक इंटरेस्ट कि भाई यूनिवर्सिटी चलाएंगे टीचर्स, और वो कैसी चलाई जाएगी उसका फैसला लेगा आईएएस। ये भी एक बहुत एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है, हमारी फंक्शनल कॉन्ट्राडिक्शन है उस पे भी, क्योंकि जब एक आईएएस ऑफिसर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ सोचता है तो उससे प्रभावित होता है वो, उसका फैसला। और ये सोच पॉपुलर रेल में सबको पता है कि एक आईएएस प्रोफेसर के बारे में क्या सोचता है और एक प्रोफेसर आईएएस के बारे में क्या सोचता है। तो जब तक ये आईएएस और प्रोफेसर दोनों जो समाज के जिम्मेवार पद है ना, इनका जब तक एक राजीनामा नहीं होगा ना, सोच एक नहीं होगी इनकी, वो कहता है कि ये कुछ नहीं करते, वो कहता है कि ये खा गए सब कुछ। मैं बिल्कुल आपको रोहतक की धरती पे बैठ के देसी भाषा में ये बता रहा हूँ कि हमारा जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ फंसा हुआ है। और तो सारी बातें हैं ही, सेनेट भी है और ये भी है, लेकिन ये यहाँ ब्यूरोक्रेटिक और एकेडमिक माइंड्स का जब तक एक कहते हैं ना कॉन्फ्लुएंस, एक संगम नहीं पैदा होगा और राजनीतिक, तब तक हायर एजुकेशन में इस तरह के एक्सीडेंट्स जो है लोन और ग्रांट पहले वाले। यूनिवर्सिटी चलाते थे वाइस चांसलर जी, अब चलाते हैं जो सचिवालय में बैठे हैं जी। ब्यूरोक्रेट्स। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनके ऊपर बिल्कुल एक बहुत पॉजिटिव डिस्कशन, एक बहुत जिम्मेवारी से जो देखो ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से हायर एजुकेशन में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपका चल रहा है चक्का तो चल रहा है, लेकिन उससे निकल क्या रहा है? बच्चे तो निकल रहे हैं 16,000। व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, नॉट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। तो वो चिंता मैं आपको सेनेट का चुनाव में क्यों, बिल्कुल प्रेरणा है, बिल्कुल उसमें प्रदेश की भागीदारी है, बिल्कुल उसमें एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बनाए रखने के लिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मेरे लिए भी है। लेकिन सेनेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब एक बच्चा पहले दिन यूनिवर्सिटी में कॉलेज से एंटर होता है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो उसके दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडियलिज्म होता है। वो आइडियलिज्म एज अ स्टूडेंट मैन्युफैक्चर होता है, ध्वस्त होता है, फिर से मैन्युफैक्चर होता है, और फिर वो यूनिवर्सिटी से एक अलग पिक्चर लेके चलता है, समाज की, यूनिवर्सिटी की और अपने टीचर्स की। अपने टीचर्स को लेकर भी एक आइडियलिज्म होता है उसके दिमाग में। अब मेरे साथ क्या है इसमें कि मैं स्कॉलर भी रहा, स्टूडेंट भी रहा यूनिवर्सिटी में, और फिर मुझे वहां पढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने तीनों तरफ से ये सिस्टम देखा है। मुझे आज भी कई बार मेरे कुछ साथी हैं, वो कहते हैं कि तुम अभी भी स्टूडेंट वाले मोड में रहते हो, क्रांतिकारी हो। मतलब कुछ उनके मन में होगा। क्योंकि मैंने कहा भाई देखो, अगर मैं बोली वो टीचर्स आज के समय पे क्या हो गए हैं कि टीचर्स को ऐसा माना जाता है कि वो तो यार 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, एक क्लास लेनी है। वो तो एक प्रोपेगेंडा है ही, उसको तो डील करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही। उसकी जड़ों में जाना भी सेनेट का काम होना चाहिए कि ऐसा कैसे फैल गया ये बात। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है हमारे जो डिजीज है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी तो बात है, जैसे आप कह तो रहे हो कि भाई टीचर्स के प्रति भावना अच्छी नहीं है, आईएएस की अच्छी नहीं है, या कोई और भी बाहर के लोग उनको उनकी अच्छी भावना नहीं है, लेकिन आप हकीकत से भी तो वाकिफ होंगे ना, कितने टीचर ऐसे हैं कि जो क्लासरूम में घुसते नहीं है। ऐसा है, देखिए मैंने आपके सवाल से पहले यही बात बोली है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फाइनेंशियल से बड़ी है। ये जो सेनेट है ना, इसका काम ही यही है कि वो इस बात को निर्धारित करे कि जब टीचर आ गया है तो वो क्लास में पहुंचे, और क्लास में पहुंचने के बाद उसका जो मोटिवेशन है, उसको अगर मान लीजिए वो क्लास में जा रहा है, एक हौसले से क्लास में जाता है एक टीचर, और 600 टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में, वो बेचारा लगा हुआ है साल दर साल, कुछ उसको लेना देना नहीं है, और उसके साथ एक दूसरा टीचर है, वो रोज वाइस चांसलर ऑफिस जाके बैठ रहा है, वो क्लास भी नहीं ले रहा, उसकी प्रमोशन भी हो रही है, वो वार्डन भी बन रहा है, उसकी कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि उसकी यूनिवर्सिटी में तूती बोल रही है, मलाई वाले पदों पे बिठा देते हैं। और
एक टीचर जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा इस चीज में, वो वाइस चांसलर के ऑफिस को देखने भी नहीं जाता कभी, जो केवल क्लासरूम में जाता है, रिसर्च पे काम करता है, तो और उसको प्रोजेक्ट पे काम उसको करता है। बेवकूफ समझा जाता है, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको इनएफिशिएंसी महसूस होती है। पीयू में भी ये हालात उस है। हर जगह उसको बेचारे को, अगर मान लो एक छोटा सा काम हो जाए ना उस टीचर को, तो उसको एक सिफारिश अपनी इंटरनल अपने नेता की, आप देखोगे जो हमारे जो स्टूडेंट यूनियन, जो हमारे जो टीचर्स यूनियन के जो प्रधान और इलेक्शन होते हैं, तो क्या क्या काम होता है उनका? उनका काम ये थोड़ी होता है कि टीचर्स की उनका गेस्ट हाउस काम बुक होता करा है कि दो। टीचर्स का उनके हकों की लड़ाई लड़े वो और अथॉरिटी के साथ जाके समझे, बात करे उनसे। लेकिन अधिकतर तो जो आपने बताया, पैनलाइजिंग शुरू कर देते वो हैं। प्रधान वीसी के साथ चलेगा या खिलाफ चलेगा। तो जी। ये बेसिक प्रॉब्लम्स है सर। मैं बताता हूँ, मेरा अगेन वही है कि हम यहाँ पे वाइस चांसलर के ना खिलाफ ना साथ, ना ही एक एक किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के साथ और खिलाफ। जो यूनिवर्सिटी का जो आइडियलिज्म है, हम्म, किसी एक धर्म संप्रदाय जाति और उसकी की भी कहते हैं कि भी बात करना केवल तभी ठीक है जब उनके साथ उनको महसूस होता है कि भी एक टीचर के साथ अगर मान लीजिए कुछ हो रहा है, तो उसके साथ जो हो रहा है वो कर भी तो दूसरा टीचर रहा है। वाइस चांसलर्स भी टीचर्स ही रहे हैं लगभग लगभग। रजिस्ट्रार भी आज के समय पे देखो, सारे यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार के पदों पे कोई भर्ती नहीं है, और ये टीचर्स ही हैं। जो कोई वाइस चांसलर बन रहा है, कोई रजिस्ट्रार बन के एडिशनल चार्ज पे बैठा है, कोई एडिशनल चार्ज पे डीएसडब्ल्यू बन के बैठा है, कोई एडिशनल चार्ज पे डीन एकेडमिक्स बन के बैठा है, कोई एडिशनल चार्ज पे आप देखोगे सिक्योरिटी का चीफ बन के बैठा है, कोई एडिशनल चार्ज पे इंस्पेक्शंस का चीफ बन के बैठा है, अथॉरिटी के नहीं कोई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारी पक्की भर्तियां होनी चाहिए। जो मेन जो गवर्निंग बॉडी के अंतर्गत जो नेटवर्क होता है टीचर्स के बीच में, वो सारे पद तो खाली पड़े हैं, उन पदों पे टीचर्स बिठा रखे हैं। तो जो टीचर्स उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं वो चहेते होते हैं। वो चहेते जो हैं, वो जो वहां तक नहीं पहुंचते, जिनको आप कह रहे हो क्लासरूम में पहुंचते हैं, वो उनको अपना गुलाम समझते हैं, वो अपने आप को ऑफिसर समझते हैं। तो ये जो हायरार्की पैदा होती है, इससे एक मोटिवेशन, एक नेगेटिव इमोशन यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम में पैदा होता है, जिसका इलाज कहते हैं ना कि भाई इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, जब दवाई ना ले कोई, भाई इलाज की एब्सेंस में किसी की सेहत खराब होती चली जाए कि भाई संभाला नहीं गया। सेनेट के अलावा भी कोई बॉडी होती है यूनिवर्सिटी पीयू में? सेनेट के अलावा तो सिंडिकेट है हमारा, जो फर्दर 91 मेंबर्स की जब सेनेट हमारी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, जी, आफ्टर दैट देयर इज स्मॉलर ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स जो हम उसमें इलेक्ट करते हैं, वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होता है, उसमें कोई नॉमिनेशन नहीं होता। तो वो फिर वाइस चांसलर के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं। इनका टेन्योर निर्धारित है 4 महीने में, हर महीने अलग अलग टेन्योर है दोनों का। एक बॉडी हर महीने मिलती है, एक बॉडी 4 महीने में एक बार मिलती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 4-8 साल में सीनेट तो रही, इलेक्टेड भी रही, नॉमिनेटेड भी रही, मीटिंग नहीं हुई, कभी मीटिंग ही नहीं हुई। तो अब जो मुद्दा है कि जो हमारे जो मैंने कहा ना चहेते, उन्होंने पहली मीटिंग में ही हमारे वाइस चांसलर को कहा कि जी हम आप पे संपूर्ण विश्वास जताते हैं, आप जो फैसले लोगे वो सेनेट ने मान लिए हैं, और उसके बाद फिर मीटिंग ही नहीं हुई। मतलब सरेंडर कर दिया जी। तो फिर सरेंडर ही करना था तो फिर इलेक्शन की जरूरत क्या थी, जो यूनिवर्सिटी पे इतना भार पड़ता है। तो कहते हैं ना कि गलत चीज को सिद्ध कर देना, तो गलत चीज सिद्ध हुई। हमारे चुने हुए पिछले जो सेनेटर थे, उन्होंने अपने आप को नकारा मानते हुए अंत में ये एक चित्र प्रस्तुत किया कि जब सेनेटर के बिना चल रहा है तो फिर सेनेट की जरूरत क्या है। तो गालियां मिली सेनेट को, बदनाम हुई सेनेट, उल्टे काम किए सेनेटर्स ने। हमने तो पिछली बार 15 जो चुने गए उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा है कि भाई हमारे जो जिम्मेवारियां आपकी थी, आपने एक दिन भी अगर चिट्ठी लिखी हो कि वाइस चांसलर को डिमांड किया हो भी सेनेट की मीटिंग बुलाई जाए, हमारे कुछ मुद्दे, उन्होंने नहीं बुलाई, क्योंकि अंदर खाते सेटिंग कर लेना, किसी का भर्ती करवा लेना, किसी का कुछ काम बहुत छोटे स्तर पे चला गया है। सेनेट एक बहुत बड़ी बॉडी है। हम जो नए साथी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत नए साथियों ने अब की बार जो हमारे साथ हैं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी पूरा तंत्र जब लोक की आवाज दबाने के लिए आमादा हो
तो फिर तंत्र लोक बनता है, लोकतंत्र नहीं बनता। तो हम तंत्र लोक के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई में कुछ लोग, कुछ युवा साथी लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। बहुत सी चिट्ठियां भी हमें मिलती हैं, नोटिसेस भी मिलते हैं, पेड़ों को साफ किया जाता है कैंपसेस से। तो मैं तो आप हैरान हो जाओगे कि मेरे को एक मीमो तो इस बात का मिला हुआ है कि पेड़ काटा जा रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसको रोक लिया। तो मुझे कहा कि सरकारी काम में दखल, मतलब पर्यावरण बचाने के लिए एक मतलब छोटी सी पहल की, तो मेरे को मीमो मिल गया मीमो मिल गया आपको। और उस मीमो पे फैसला हो चुका है। मेरी एक्सटर्नल इंक्वायरी हो चुकी है रिटायर्ड सेशन जज के अंतर्गत, और उस इंटरनल इंक्वायरी की बताऊं मैं आपको, उसका भी फैसला वो जज साहब लिख के दे के जा चुके हैं। साल हो गया आज तक वो फैसला पब्लिक में नहीं आया है। वो इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन काटेंगे जी। तो आज इसी तरीके से। और दूसरा हमें एक रूल है सर, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सेनेट का भी एक ये बहुत पेक्यूलियर एक्ट में हमारे लिखा हुआ है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय स्टूडेंट को वाइस चांसलर के काम करने के तरीके या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का इनजस्टिस महसूस होता है, तो वो स्टूडेंट जो है वो सीधा चांसलर को चिट्ठी लिख सकता है। वो जो नॉन टीचिंग और टीचिंग का जो स्टाफ है, ये बड़ा एक मतलब ये हमने जी के देखा कि टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ वाइस चांसलर से ऊपर या किसी सेनेटर को भी फॉर्मली अपना ग्रीवेंस कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये एक इतना बड़ा जो कानून हमने देखा, इसके खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी। मतलब अपनी बात ही नहीं रख सकता। आप देखो कि हमने वाइस चांसलर को लिखा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में भर्तियां हैं वो भर्तियां होनी चाहिए। जो हमारी यूनिवर्सिटी में भर्तियां हैं वो संवैधानिक जो तरीका है यूजीसी ने जो बना रखा है, उस संवैधानिक तरीके के अनुसार होनी चाहिए। और ये हम डिमांड जो है वो चांसलर को भेजना चाहते हैं आपके थ्रू प्रॉपर चैनल, और उस पे 150 टीचर्स के सिग्नेचर थे। वो चिट्ठी हमारे वाइस चांसलर ने अपने पास रख ली। वो चिट्ठी अपने पास रख के हम उनको बोलते रहे कि भाई आप इसको आगे पहुंचाएं। 1 महीना 2 महीना गुजर गया। जब हमें लगा कि कोई किसी प्रकार की कहते हैं हिलडुल नहीं हो रही है, तो हमने सीधा जब बातचीत करने की कोशिश की और अपनी चिट्ठी आगे पहुंचाई, तो उन्होंने हमारे ऊपर इस रेगुलेशन के तहत इंक्वायरी, नोटिस और सारा जो है वो मीमो इशू किया। तानाशाही तरीके से दबा देते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि भाई देखो, ये तो आजादी का जो एक जो मतलब, ये फिर आप जाओगे कहाँ पे? आप किसको कहोगे? जब वाइस चांसलर आपकी बात सुन नहीं रहा तो आप जाओगे कहाँ पे? तो फिर गला घोट दिया गया। इमीडिएट बॉस तो आपका वही है। तो वहां तो जा ही सकते हैं हम। तो उसके खिलाफ भी लगातार लड़ाई लड़ी हमारे साथियों ने और हमने, और अभी वो मामला जो, और ये हमने ग्रीवेंस केवल वाइस प्रेसिडेंट को नहीं, उसके बाद हमने ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ जस्टिस हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी। और अगर आप असली तस्वीर बताऊं कि आपको लगे तो कि यार इतने बड़े बड़े लोग सेनेट के मेंबर हैं, आज तक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सेनेट का मुंह नहीं देखा उसने। मेंबर है वो, सीएम का रिप्रेजेंटेटिव आता है उसमें, क्योंकि 2 एमएलए नॉमिनेट करके भेजते हैं वो। तो हम उनको नहीं कहेंगे कि उनको मालूम नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो नॉमिनेट होकर एमएलए आता है पंजाब से, वो रिप्रेजेंट करता है विधानसभा को। तो वहां से हमेशा लगभग लोग आते हैं, बिल्कुल एब्सेंस नहीं है। वो इंटरेस्ट लेते हैं, उनको इंटरेस्ट लेना पड़ता है, मजबूरी है, दबाव है उनके ऊपर। एमपी चंडीगढ़ मैंने नहीं देखा पिछले 26 साल में कभी आके बैठा हो। पहले इसमें एक और खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि हरियाणा की पार्टिसिपेशन, मतलब जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो तो है ही नहीं, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है वो भी नहीं है। एमपी चंडीगढ़ पहले कांग्रेस की सरकार थी, एमपी पवन कुमार बंसल थे और नॉमिनेट सत्यपाल जैन के होके आते थे जो बीजेपी से हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार में सत्यपाल जैन नॉमिनेट होके आते थे, क्योंकि वो उस शहर के एक जाने माने व्यक्ति थे, उनका एक सम्मान था। तो उस चीज को कभी दूसरी नजर से नहीं देखा गया। लेकिन जब दूसरी सरकार आई तो पवन कुमार बंसल जी को नॉमिनेट नहीं किया गया, सत्यपाल जैन जी नॉमिनेट हुए। तो इससे ना ये पता लगता है कि यार यूनिवर्सिटी में कुछ और चल रहा है, यूनिवर्सिटी का काम कुछ हो रहा है, सेनेट का काम कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे
आप पीयू में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हाँ जी। तो रोहतक के सुंदरपुर गांव में आप जन्म लिया। जी सर। तो आपकी स्कूलिंग और फिर हायर एजुकेशन और फिर पीयू में एज ए टीचिंग प्रोफेशन में जाने का अवसर कैसे मिला? सर मैं रोहतक में मेरा जन्म हुआ और स्कूल जहाँ तक सवाल है तो 2 स्कूल्स से मेरी शिक्षा पूरी हुई है और दोनों ही स्कूल जो है यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी से संबंध नर्सरी में ही स्थापित हो गया था। बचपन से ही है। तो मतलब मेरी नर्सरी का भी जो मार्कशीट है उसके ऊपर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल लिखा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी से वो आज समझ में आता है जब पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी के भी ये क्या। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो बचपन है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बीता है और अब भी आप यूनिवर्सिटी कैंपस में ही परमात्मा हैं। की और माँ बाप की, हमारे गांव, हमारे सारे यहाँ के जो इस धरती का ये है रिजल्ट सर की यहाँ पैदा हुए और आज पीयू में काम कर रहे हैं। ग्रेजुएशन आपकी भी यूनिवर्सिटी यहाँ से स्कूलिंग करने के बाद सर जी शिक्षा भारती स्कूल से 6ठी के बाद 12वीं तक अपनी शिक्षा पूरी की और अपने साथियों के साथ स्पोर्ट्स में हमेशा एक्टिव रहे, कोशिश करते रहे। बहुत मैं बेहतरीन तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत सारे कोई पद जीते हों, लेकिन पदक जीते हों, लेकिन मैं एक दौड़ जो थी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत होती थी। तो स्पोर्ट्स पर्सन रहे और साथियों के हौसले के साथ नेशनल लेवल तक गए जी। और क्रॉस कंट्री मेरा इवेंट होता था तो लंबी दौड़ मेरे जहन में, मेरी चेतना में, मेरी शख्सियत में, मेरे विचारों में, तो वो मुझे आज भी ताकत देती है। आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अक्सर सुबह या शाम को जब भी समय मिलता है तो मैं लंबी दौड़ के लिए निकलता हूँ और उस लंबी दौड़ में कुछ फैसले जो हैं वो होते हैं। शिक्षा के बाद डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ मुझे पढ़ने का मौका मिला। इंग्लिश ऑनर्स मैंने किया वहाँ से, एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, बहुत बेहतरीन मुझे वहाँ शिक्षक मिले। केवल अंग्रेजी के ही नहीं, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, साइंसेज, स्पोर्ट्स। आज मैं डीएवी कॉलेज जाता हूँ तो मेरा घर है वो, मुझे मेरे सारे टीचर्स, हर सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ मेरा, इसी तरह स्कूल के टीचर्स के साथ भी संबंध बहुत बढ़िया रहा आज तक और आज भी उनका मार्गदर्शन मिलता है। इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन में वहाँ पर टॉप किया और फिर एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट से करने का मौका मिला और पीएचडी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पढ़ाने में पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से पहले मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस में मैंने 1 साल, मेरी शुरुआत जो है वहीं से हुई टीचिंग क्लास में, बिल्कुल। और उसके बाद फिर खालसा कॉलेज से मैं डीएवी यूनिवर्सिटी, दोबारा डीएवी संस्थान में जाने का मौका मिला। डीएवी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर में उनके पहले साल में मैंने ज्वाइन किया और फर्स्ट बैच था हमारा, तो वहाँ पे काम करने के बाद मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में मौका मिला और पंजाब यूनिवर्सिटी में 2014 से लेके अब तक हम अपना काम कर रहे हैं और साथ साथ अपना यूनिवर्सिटी को अपना घर समझते हुए उसकी हर चीज से अपना संबंध मानते हैं। उसकी हर, केवल क्लासरूम में नहीं कहूँगा, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक लैब है। तो वो यूनिवर्सिटी में क्लास, कह सकते हैं एक मंदिर है वो, तो जहाँ क्लास बिल्कुल इट्स अ मॉडर्न टेम्पल। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पहला जो वो दिया था स्पीच, तो उसमें कहा था उन्होंने कि यूनिवर्सिटीज आर टू बी द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो बात है वो यूनिवर्सिटीज का मैंडेट जो है वो हमारी पहली जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आज़ादी के बाद, उसमें वो चीज़ निर्धारित की गई थी। तो हम आज भी उसी साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसी यूनिवर्सिटी को एक मॉडर्न टेम्पल मानते हुए उसकी एक एक चीज़, केवल दिमाग भी खुलता है यूनिवर्सिटी में जाने से। उससे पहले क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है आपको अलग अलग लोगों से, सभी लोग विद्वान होते हैं। किताबें जो पढ़ेगा वो विद्वान तो वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल जी, जागृत होने की व्यवस्था वहाँ है। हम तो ये कहेंगे कि यार यूनिवर्सिटी में भी आके कोई सो गया, एक होता है जागृत होने के लिए जाता है और अगर वो सो के निकल रहा है तो ये दुर्भाग्य हो जाता है। तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ जाने का। तो आजकल जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में जाओ, सो जाओ और वहाँ पे आपको नींद की दवाइयाँ दी जाएंगी। तो हम उस नींद की दवाई का जो चैनल है ना, उसको बंद करने के लिए अपनी ताकत लगा के बैठे हैं वहाँ पे, और हमारे जैसे बहुत सारे साथी हैं और आप के माध्यम से और साथियों तक जो बात पहुँचाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा
बिल्कुल अब की बार सेनेट इलेक्शंस में मैं कहता हूं कि दिल खोल के पार्टिसिपेशन करना चाहिए और अच्छे संभावित जो जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप समर्थन करो। ऐसा ना हो कि हमारे वोटर्स जो हरियाणा के हैं उनको बताया जाए, वो भी इंटरेस्ट लें थोड़ा सा। मैं तो ये अपील करूंगा, वे पहुंच ही ना पाए। हाँ अपील करूंगा कि वो खुद इंटरेस्ट लें, उनकी यूनिवर्सिटी रही है, रादर देन उनको बताया जाए कि जिसकी डाल दो जी, ये मेरी बुआ का लड़का है, ये रोहतक का है, ये सोनीपत का है, ये डीएवी का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, ये आरएसएस का है, ये कांग्रेस का है, ये लेफ्ट का। हम कहेंगे कि हमारे, मैं तो अपने वोटर से अपील कर रहा हूं, हरियाणा के वोटर से, कि वो खुद इंटरेस्ट लेके देखें कि कौन सही है। जी, ये मेरी अपील है, रादर देन उनको बताया जाए। मेरी तो हाथ जोड़ के ये अपील है कि जागृत वोटर वोट डालने पहुंचे और सेनेट भी जागेगी और फिर जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की उनका सॉल्यूशन भी होगा। टीचर क्लासरूम में भी जाएगा और सेनेट में भी जो काम करने के वही होंगे और वाइस चांसलर ताकतवर भी होगा। जी, लंबी हो जाएगी बातचीत। आखिरी सवाल, हाँ जी, जब डीयू में हरियाणा का लड़का प्रेसिडेंट बन सकता है, डीयू में स्टूडेंट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पीयू में हरियाणा का लड़का अभी पिछले इलेक्शन में अनुराग दलाल जो है वो हरियाणा के रोहतक से ही था, तो सेनेट में हरियाणा के जो है इलेक्टेड क्यों नहीं हो पाते? देखो हरियाणा का पहला प्रधान स्टूडेंट काउंसिल में हमारे सीनियर भूपेंद्र सिंह बूरा जी बने थे 90s में। वो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पुसू में थे। पंजाब यूनियन स्टूडेंट यूनियन से उनको इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था। तो आप इसको देखो कि हरियाणा का भी स्टूडेंट वही प्रधान बनेगा जिसके साथ पंजाब होगा। अगर हम ये मान के चलें कि हरियाणा का होने से ही प्रधान बन गया, ऐसा कोई प्रधान नहीं है जो केवल हरियाणा की वजह से। आप जब प्रधान बनोगे तो आप हरियाणा के प्रधान नहीं हो, नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी के प्रधान हुए हाँ, ना। वो एक सामंजस्य है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब Collaboration. जब स्टूडेंट यूनियन में जब हम हरियाणा के प्रधान बन सकते हैं स्टूडेंट यूनियन में, तो सेनेट में क्यों नहीं बन सकते? मेरा ये सवाल ये कोलैबोरेशन मैंने बताया ना कि जब पंजाब चाहेगा तब अभी हरियाणा के टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप देखोगे ना, हमारे जगदीश चंद्र मेहता जी सिरसा से बिलोंग करते हैं, वो जीते हैं। उनको हरियाणा से कोई वोट नहीं है, वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में इलेक्ट होते हैं, वो वहीं पंजाब से ही वोट लेते हैं। वो एक व्यक्ति ऐसे है जो हरियाणा से है, तो पंजाब जहां समर्थन कर दे वहां जीत भी हो जाती है जी। लेकिन उसमें हरियाणा का पार्टिसिपेशन जो है ना, एक्साइटमेंट जो है सेनेट को लेके, अभी तक वो इतना नहीं है। और यहाँ पे तो वोट भी है, वो सारा वोट जो डीएवी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके यहाँ पे डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल में अगर आप जाके पूछोगे, डीएवी स्कूल में हर व्यक्ति को पता है सेनेट का इलेक्शन क्या होता है, क्योंकि वो अपने टीचर्स की ड्यूटी लगाते हैं, वो अपनी अपनी कॉलोनीज में अपने आसपास के एड्रेसेस पे उनकी विजिट करवाते हैं। हर टीचर डीएवी स्कूल का, हर जिले का 10 वोटर इलेक्शन वाले दिन अपने आसपास या लगाई गई ड्यूटी के अनुसार सेंटर पर वोट डलवाने के लिए लेके जाता है और उसको छोड़ा जाता है वापस। तो चुनाव की डेट फिक्स हो चुकी है? 20 सितंबर सर, 20 सितंबर। 20 सितंबर। तो दोस्तों, ये पीयू की जो सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है, और पीयू में फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहाँ पे भी राजनीति होती है। हम सोचते थे कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में ही ऐसे हालात है, लेकिन डॉक्टर मेहरा से जब हमने बातचीत की तो पीयू में भी ऐसे ही हालात है जैसे देश की और यूनिवर्सिटीज़ में है। और डॉक्टर साहब तो हरियाणा के जो सेनेट हरियाणा से है, रोहतक से है, सुंदरपुर गांव है, और पीयू में सेनेट का इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं। और 35-40 साल से हरियाणा से कोई भी प्रतिनिधि सेनेट में नहीं पहुंचा है। तो हम तो आप लोगों से भी ये अब की बार उम्मीद करते हैं कि हरियाणा का भी प्रतिनिधित्व जो है पीयू सेनेट में नजर आए। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।